नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर आज हम लोग वर्णमाला को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और वर्णमाला आप बहुत ही अच्छे ढंग से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार प्लीज अपनी प्यारी सी स्माइल के माध्यम से बताने का प्रयास करें। सबसे पहले आज केवी आए हैं, देन राघव, देन सोमनाथ का, कामेश, रोशनी, ऐसे लगातार बच्चे आते जा रहे हैं। अब तो 1000 से ऊपर हो गए इस टाइम तो। आ रहे हैं बच्चे धीरे धीरे। अब बस मुझे एक ही चीज आपसे चाहिए, वो क्या है? वो है डेली जैसे ही मैं आ जाऊं, जैसे ही मैं क्लास में आ जाऊं, आप लाइव मेरे साथ उपस्थित हो जाएं। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। गुड आफ्टरनून गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार प्यारी सी स्माइल भेज के बताइए, फिर आज का शानदार सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। किसी ने बहुत खूब बात कही है कि एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का, जब वो अजनबी बनकर, जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं। बहुत जबरदस्त है, सुनना कभी इसको। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जब वो अजनबी बनकर। बहुत बढ़िया, स्वागत सभी का, वंदन, अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्णमाला, ठीक है? वर्णमाला, आज इसको हम पूरा कर देंगे बहुत अच्छे ढंग से। बस इसकी एक एक बात आप समझते चले जाओ, क्योंकि जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये परीक्षा के लिए बहुत जबरदस्त है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग अंतस्थ व्यंजनों को समझ रहे थे, और अंतस्थ व्यंजन में, है ना, अंतस्थ व्यंजन में अब हम य और व के बारे में बात कर चुके थे, र के बारे में बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात करने वाले हैं ल के बारे में। किसके बारे में? ल के बारे में। तो ल को क्या कहा जाता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि पार्श्विक व्यंजन किसको कहा जाता है? क्या कहते हैं? ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसको कहा जाता है? डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा, पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। पर एकदम से दिमाग में बात आनी चाहिए कि भाई पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये यदि हमारी जीभ है, क्या है? ये यदि हमारी जीभ है, और जब हम ल का उच्चारण करते हैं, किसका? जब हम ल बोलते हैं, तो वायु जो है वो इस जीभ के पार्श्व भाग से निकल भागती है। क्या है ये हमारी क्या है? ये वायु है। तो जैसे ही ल का उच्चारण होता है, तो वायु, हवा जीभ के पार्श्व भागों से, बगल से, इसको क्या, ये है वायु, और ये जीभ के बगल से निकल जाती है। तो बगल को ही क्या कह सकते हो? बगल। बगल को ही क्या कह सकते हो कि भाई बगल से निकल जाती है, बगल। या इसी को आप कह सकते हो साइड से निकल जाती है, या इसी को आप पार्श्व कह सकते हो, पार्श्व। तो ये तीनों चीजें आपकी एक ही होती हैं। तो अगर आप बोल के भी देखोगे ल ल, तो जीभ के किनारे उठ से जाते हैं और उसके बराबर से हवा निकलती हुई महसूस होती है। तो इसमें आप लिख लो कि इसका उच्चारण करते समय, इसका उच्चारण करते समय, इसका उच्चारण करते समय वायु, वायु जीभ के पार्श्व भाग से, पार्श्व भाग से निकल जाती है, पार्श्व भाग से निकल जाती है, निकल जाती है। और यही कारण है प्यारे, और यही कारण है प्यारे, पार्श्व भाग से निकल जाती है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब हमने य, र, ल और व, इनके बारे में सब चीजें जान ली हैं। अब दो चीजें और जाननी इनके बारे में बाकी हैं कि य का उच्चारण कहां से होता है, र का उच्चारण कहां से होता है, ना, य, र, ल, व, इनके उच्चारण स्थान, इनके क्या है?
इनके उच्चारण स्थान। तो आपको यहां पर एक पॉइंट बना लेना है मेरे कहने से कि आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान ये कहां कहां से बोले जाते हैं, यहां से प्रश्न आ जाता है। अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान, अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान। तो सीधे ही हम यहां पर लिखें, यहां पर हम लिखेंगे य, यहां पर लिखेंगे र, यहां पर लिखेंगे ल और यहां पर लिखेंगे व। तो आपको ध्यान रखना है कि य का उच्चारण स्थान है तालु। ये कहां से बोला जाता है, तालु से। अगर आप एक फेस यहां पर बनाएं और फेस बना करके दिखाने का प्रयास करें तो तालु कहां है, ये रहा तालु। ये क्या है, ये रहा तालु, ये रहा तालु। ये है मूर्धा, ये क्या है, मूर्धा। तो क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो आपका री और र, जो री है वो भी मूर्धा से बोला जाता है, र भी मूर्धा से बोला जाता है, और आपका ट वर्ग जो है वो भी मूर्धा से बोला जाता है। ये बात हमने देखी है। तो र कहां से बोला जाता है बच्चे, र आपका मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा ये वाला स्थान है, जीभ, मुख्य दीवार का ऊपरी भाग और मुख्य दीवार का पिछला भाग ये तालु हो जाता है आपका। ठीक, बात समझ में आई? हाँ ठीक है, तालु, ये तो आपको बात पता ही है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद ल जो है ये दांतों से बोला जाता है, दांतों से। और जो आपका व है ये दांत और आपके जो ओष्ठ हैं, दांत और जो आपके ओष्ठ हैं इनसे बोला जाता है। ये इनका उच्चारण स्थान है। और ये उच्चारण स्थान होने के कारण, तालु से बोले जाने के कारण य को तालव्य कहते हैं। र मूर्धा से बोले जाने के कारण इसको मूर्धन्य कहा जाता है। दांतों से बोले जाने के कारण इसको दंत्य कहा जाता है ल को। और दांत और ओठों से बोले जाने के कारण इसको दंत्योष्ठ कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनको दंत्योष्ठ कहा जाता है। तो आपका उच्चारण स्थान भी है और उसके हिसाब से ही हमने यहां पर विशेषण भी बना लिया है। ये इसका काफी बार पूछ लेता है कि भाई य का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है कि तालु है। क्या है, तालु है। ठीक, बहुत बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई आपको बात? हाँ हाँ, क्लास का टाइमिंग हाँ बता देता हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, अब से जो क्लास का टाइम रहने वाला है ना, नेक्स्ट वीक से, बहुत ध्यान से सुन लेना आप लोग, नेक्स्ट वीक से यानी कि आगामी सोमवार से, नेक्स्ट वीक से डेली जो क्लास है, डेली जो क्लास है वो 4 PM हुआ करेगी। ठीक है, 4 बजे शाम को, ये ध्यान रखना। डेली क्लास शाम को 4 बजे हुआ करेगी। थोड़ा सा ना, मेरी बहुत सारी क्लास चल रही है, 5-6 क्लास चल रही है मेरी, तो क्लासेस के एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 4 बजे आपकी ज्योग्राफी क्लास ले रही है है ना, आरुषि मैम पढ़ाती हैं आपको। तो आरुषि मैम 12 बजे क्लास लेंगी और मैं 4 बजे क्लास लिया करूंगा। तो देखो, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। आप पूरे दिन पढ़ना, शाम को मैं आ जाऊंगा 4 बजे, खूब मस्ती भी करेंगे और चीजों को पढ़ेंगे भी। तो अब से नेक्स्ट जो सोमवार होगा, उस सोमवार से जो आपकी क्लास चलेगी बाबू, वो आपको किस टाइम चलानी, वो मानना है, वो 4 बजे चलेगी। तो 12 बजे कोई मेरा वेट ना करे। ये समय सही है, मुझे पता है ये समय सही है आपके लिए, बट मेरे साथ ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मेरी और क्लासेस को एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हाँ हाँ, सोमवार से शुक्रवार ये बैच चलेगा, कल तो ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे हम लोग। 2 दिन आप प्रॉपर रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, ये सब चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो ज्योग्राफी क्लास है वो 12 बजे पहुंच जाएगी। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है और ये काम आएगा, पूछूंगा मैं भी इसको। सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन क्या है, सघोष हैं, सघोष और अल्प प्राण है। कैसे हैं, सघोष हैं और अल्प प्राण है, बिल्कुल स्वरों की तरह से। सभी अल्प प्राण व्यंजन सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी बाद में बहुत ध्यान से देखना, बाद में इनकी हम एक काउंटिंग जैसी करेंगे, उससे हमको चीजें पता लगेंगी। सघोष हैं और अल्प प्राण हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखें। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? क्लियर है? अंतस्थ व्यंजन के बारे में कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, चलो
अंतस्थ व्यंजन के बारे में कोई डाउट समस्या तो नहीं है? अगर नहीं है तो हम लोग कहां पर चलते हैं? हम लोग चलते हैं आपके ऊष्म व्यंजनों की तरफ। कहां पर चलते हैं? ऊष्म व्यंजन। हम चलते हैं आपके ऊष्म व्यंजनों की तरफ। देखो शब्द खुद बताता है कि मैं क्या हूं। ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है हॉट, गर्म, क्योंकि ऊष्मा से ऊष्म बना है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। तो आपको लगेगा कि भाई ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो गर्म होते होंगे, हॉट होते होंगे। अब वैसे तो लड़कियां तो बहुत कहती हैं, है ना, लड़कियां बहुत कहती हैं इस बात को कि भाई है ना मैं सुंदर हूं तो क्या करूं। उन लोगों तो किसी ने कहा कि भाई तुम जैसे प्रेमानंद जी महाराज के पास गया तो नाम जप करो, किसी के और के पास गई तो उसने मीम बना के कहा कि तो डूब मरो, ठीक है। और कोई अगर अलग व्यक्ति को कहेगा कि भाई मेरे साथ ब्याह कर ले तू सुंदर है तो मैं सुंदर हूं, तो इसी को कह देती हैं जो शहरों में रहती है कि भाई हम तो हॉट हैं, हम तो हॉट हैं। तो ये शब्द पता नहीं कैसा है, परंतु ऊष्म शब्द का मतलब गर्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऊष्म व्यंजन है हमारे कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4, है ना, इनकी संख्या है कितनी? 4। ये कौन कौन से हैं? इसमें श है, इसमें श है, इसमें स है और इसमें ह है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि ये श स ह और श स स और ह है, ये लिपस्टिक लगाएंगे, बालों को संवारेंगे, ऐसे करके कहेंगे कि मैं सुंदर हूं तो क्या करूं, मैं सुंदर हूं तो क्या करूं, मैं हॉट हूं, ऐसे थोड़े ही कहेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन व्यंजनों का, इन व्यंजनों के, है ना, उच्चारण में, जब इनको बोला जाता है, इन व्यंजनों के उच्चारण में, इन व्यंजनों के उच्चारण में, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कुछ गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है, कुछ गर्म होकर, कुछ गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है। कहां से? मुख से बाहर निकलती है। जब इनका उच्चारण हम लोग करते हैं तो वायु कुछ गर्म होकर बाहर निकलती है, ठीक है, कुछ गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है, वायु कुछ गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। निकलती है इस कारण से, क्योंकि मुख से गर्म होकर वायु बाहर निकलेगी, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाएगा। एक काम करो, अपना हाथ ऐसे रखो, है ना, अपना हाथ ऐसे रखो। हाथ को जब आप ऐसे रख लोगे तो मुंह के नजदीक लाओ और आप बोलना शुरू करो। जैसे हम बोलेंगे श, तो जैसे ही श को आपने पूरा बोला, पूरा हो गया, तो लास्ट में जो हवा निकलती है वो हल्की सी गर्म लगती है। श, आप बोलो श, ये मूर्धा से बोला जाता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, श, तो ये आपका थोड़ा गर्म होगा। आप बोलोगे स तो गर्म है, आप बोलोगे ह तो एकदम से हाथ पर गर्म हवा आपको महसूस होगी, गर्म हवा का झोंका। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इनका उच्चारण हम लोग कर रहे होते हैं, जब इनको बोल रहे होते हैं, तो वायु मुंह में रगड़ खाती है। और देखो आपने देखा होगा ऐसे अगर हाथों को रगड़ेंगे तो गर्मी पैदा हो जाती है। तो वायु भी अंदर रगड़ खाती है, संघर्षण करती है, घर्षण करती है, इसी वजह से गर्म होकर बाहर निकलती है। और अगर आपसे इसी बात पे कोई पूछने लगे कि भाई इसके क्या कोई अन्य नाम भी हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ जी, इनके अन्य नाम भी हैं, जिनमें आप क्या कह सकते हो, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनको संघर्षी व्यंजन, क्योंकि वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इनको ऊष्म संघर्षी, यानी कि संघर्ष के कारण ऊष्म हो जाते हैं, गर्म हो जाती है वायु, ये इनके अन्य नाम भी हैं। क्लियर? बोलो, बात समझ में आई? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? हाँ नहीं, मैं तो भाई ऐसे पढ़ाता हूं मस्त, मेरे को टेंशन नहीं रहती जरा सी भी, मेरे को जरा सी भी टेंशन नहीं रहती, मैं टेंशन में काम नहीं करता। देखो, इनके उच्चारण स्थान को समझने से पहले आपको ह के बारे में एक बात जान लेनी चाहिए। ये जो ह है, इसको क्या कहा जाता है? इसको काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको काकल्य वर्ण कहते हैं, काकल्य वर्ण, या इसको व्यंजन कहते हैं। अब आपको लगेगा भाई साहब ये कैसा नाम है काकल्य वर्ण, पर ये बहुत पूछा जाता है, आपसे पेपर में आएगा कि काकल्य वर्ण या व्यंजन कौन सा है, तो आपको बोलना पड़ेगा ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। तो काकल्य जो शब्द है ये एक विशेषण है, जो किससे बना है? जो बना है काकल से। किससे बना है? काकल। और काकल क्या होता है? काकल जो हमारा कंठ होता है, गला जो होता है, या स्वरयंत्र होता है, उसका जो मुंह होता है उसको काकल कहते हैं। क्या? कि कंठ का द्वार, या तो आप क्या कह सकते हो, काकल क्या होता है?
या तो कंठ का द्वार आप इसको कह लीजिए, या स्वर यंत्र का मुख, जो साउंड बॉक्स होता है उसका मुख रहता है, साउंड बॉक्स का मुख रहता है, साउंड बॉक्स का ये मुख आपका रहता है, साउंड बॉक्स का मुख। तो काकल, इसका उच्चारण करते समय काकल खुला रहता है, स्वर यंत्र का मुख खुला रहता है, इसलिए इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि ह का उच्चारण करते समय, ह का उच्चारण करते समय, है ना, ह का उच्चारण ऐसे ऐसे तो लगता है जैसे मोबाइल ना उस पर वाइब्रेट हो रहा हो, तो आप अगर देखोगे इसको ऐसे भी बोल के देखोगे तो ये स्वर यंत्र के मुख से निकलता हुआ आपको महसूस होगा। तो ह का उच्चारण करते समय, ह का उच्चारण करते समय कंठ का द्वार, कंठ का द्वार, या आप इसको कह लो स्वर यंत्र का मुख खुला रहता है, स्वर यंत्र का मुख खुला रहता है, मुख खुला रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी चीजें समझनी है आपको। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अब हम चलते हैं इनके उच्चारण स्थानों की ओर। क्या, कहां चलते हैं? इनके उच्चारण स्थानों की तरफ। यहां पर लिखिए ऊष्म व्यंजनों की, और बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खूब आते हैं क्वेश्चन यहां से। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान, कि ये कहां से बोले जाते हैं, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसे आप यहां पर क्या लिखो, जैसे हमने लिखा यहां पर श, जैसे हमने लिखा यहां पर श, ये है स और ये है ह, तो आप इसको यहां पर बना लीजिए, एक ऐसे ही चेहरा बना लेंगे, इससे सहूलियत रहती है, बहुत बढ़िया सहूलियत रहती है। तो देखो इसमें ये जो श है, ये जो श है, ये तालु से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? तालु से। बहुत इंपॉर्टेंट है। तालु कौन सा स्थान है? मुख के ऊपर की दीवार का पिछला भाग, ये क्या है? तालु। तो हम अगर यहां पर लिख दें श, तो कोई गलती नहीं होगी। ये जो ये वाला श है, ये कहां से बोला जाता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, र और श और ट वर्ग आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा कौन सा स्थान है? ये बिल्कुल टक्कर वाला स्थान मूर्धा है, तो ये यहां से मूर्धा से बोला जाता है। तो इसको यहां पर अगर हम श लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कहां से बोला जाता है? ये वाला दांतों से बोला जाता है, दांतों से। तो दांत अगर यहां पर हम लगा दें, कहां लगाएं दांत? यहां, यहां पर लगा दें, तो यहां पर ये क्या हो गए? ये आपके दांत हो गए। तो यहां पर अगर स लिख दें तो कोई गड़बड़ नहीं। और ह का उच्चारण स्थान है आपका कंठ, तो अगर हम यहां पर ह लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात, समस्या वाली बात नहीं रह जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ, आदित्य पढ़ते रहो बच्चे, सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी। तो तालु से बोले जाने के कारण, किससे? श तालु से बोले जाने के कारण क्या है? तालव्य है। ठीक है, तालव्य है। श मूर्धा से बोले जाने के कारण कैसा है? मूर्धन्य है। ठीक है, उसके बाद स दांतों से बोले जाने के कारण क्या है? दंत्य है। और आपका ह कंठ से बोले जाने के कारण कैसा है? कंठ्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए और समझनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, नोट्स जरूर बनाओ बच्चे। अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं, अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में कितने सही करने होते हैं? 37 प्रश्न आते हैं, 37 के 37 सही करने हैं। बताओ एक बार थम्स अप करो अगर समझ में आ गया है। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे अब आपको देखना है, यहां पर इसको हटाता हूं मैं, इसको ध्यान रखना, टाइम को थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, सोमवार से 4 बजे क्लास लगेगी। आगे ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। यहां पर जो, यहां पर ये श है, जो ये श है, जो ये स है, और जो ये ह है, अगर पूछा जाएगा कि इनमें अल्प प्राण और महाप्राण कौन से हैं, तो यहां पर सीधे लिखिए कि सभी महाप्राण हैं। क्या लिखिए?
सभी, ये जितने भी ये सारे के सारे महाप्राण हैं, इन सबको बोलने में हमको अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। सभी के सभी महाप्राण हैं। परंतु जब अल्प प्राण की बात आएगी, तो वो जब अघोष अघोष की बात आएगी, तो ये तीनों तो क्या हैं? ये तीनों तो अघोष हैं। ये तीनों तो क्या है? अघोष हैं। और जबकि जो ये ह है, ये जो ह है, इसको लिखा जाएगा क्या? कि ये सघोष है। इस तरह से चीजों को अगर आप नोट डाउन करेंगे ना इस तरह फिगर में, तो चीजें याद हो जाएंगी। अगर इनको लाइनों में आप लिखोगे ना कि ये अघोष है, सघोष है, तो कभी भी चीजें आपके दिमाग में सेट नहीं बैठ सकती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए और समझ के देखें। हाँ, 4 बजे आरुषि मैम की क्लास होती है, अब वो 12 बजे से क्लास लेंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए। अब ये समझ में आ गया? तो इसमें सारे के सारे महाप्राण हैं। अगर अघोष देखा जाए तो तीनों जो श हैं ये अघोष हैं और ह इसमें सघोष हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चलें अब आगे। तो हमने ऊष्म व्यंजनों को भी यहां पर समझ लिया है। अब हमारे कौन से आ जाते हैं? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, तसल्ली से। हमारे पास क्या है? द्विगुण। देखो 37 में 37 ऐसे नहीं आ जाते बच्चे। 37 में से 37 करने के लिए, 37 में से 37 करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चीजों को ध्यान से समझना पड़ता है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आने चाहिए। ये हाँ ठीक है। तालु और मूर्धा से आगे दांत लिखा हुआ है। द्विगुण, देखो द्विगुण, ध्यान से देखो क्या कह रहा है शब्द द्वि। द्वि का मतलब क्या है? दो, और गुण का मतलब गुण है, ये तो गुण ही है। तो यानी कि दो गुण, दो गुण व्यंजन, यानी कि ऐसे व्यंजन जिसमें दो के गुण पाए जाते हैं। जिसमें किसके गुण पाए जाते हैं? दो के गुण पाए जाते हैं। तो किस चीज, अब आप बोलोगे सर दो क्या चीज है, किन दो चीजों के गुण पाए जाते हैं? तो यहां पर आपको ध्यान देना है। इसमें सीधे लिखें कि वे व्यंजन जिनमें दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं। किसके? दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं। जिसमें दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, वे व्यंजन जिनमें दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं। अब दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, ये दो भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें एक तो है हिंदी। इसकी एक तो है हिंदी, यानी कि ये जो वर्ण हैं ये दो भाषाओं के गुणों के संयोग से बने हैं। और एक है फारसी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ये इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? तो हमने देखा था इनकी संख्या जो है बाबू, वो कितनी है? संख्या, माफी चाहता हूं, इनकी संख्या जो है बाबू वो कितनी है? वो है 2। और ये कौन कौन से हैं? तो ये है आपका अड और अढ़। देखो अब ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं यहां पर। एक तो मैंने ये बनाया और एक मैंने ये बनाया। आप कहोगे सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये ट ठ ड ढ न, ये तो ट वर्ग में ड और ढ हैं, तो इनको दोबारा हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो बाबू ये वो नहीं है। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ड और ढ है, ये तो हिंदी का पार्ट है। और इसके नीचे ये जो बिंदी लगती है, ये ऐसे यहां पर बिंदी लगती है, ये है नुक्ता। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है नुक्ता। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नुक्ता। और नुक्ता कहां से आया है? नुक्ता आया है फारसी से। तो हिंदी और फारसी से मिलकर बने होने के कारण इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। यह बात आपको समझनी है। देखो अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इनके उच्चारण देखना। एक तो ऐसे मैंने बनाया, एक मैंने ऐसे बनाया, और एक मैंने ऐसे बनाया। इसको मैंने यहां पर बिंदी लगाई, इसको मैंने कहीं पर बिंदी नहीं लगाई, और इसको मैंने यहां पर क्या किया? नीचे बिंदी लगाई। ये है क ख ग घ ग, ये क वर्ग का पांचवा है। ये ट ठ ड, ये ट वर्ग का क्या है? तीसरा है ड। और ये है अड़। तो तीनों के उच्चारण में अंतर है। ठीक है, तीनों के उच्चारण में अंतर है। ये अनुस्वार की तरह से बिहेव करता है, ये ड की तरह से बिहेव करता है, और ये बिहेव करता है कैसे? आपके अड़ की तरह से। तो अगर आप इनके उच्चारण देखोगे, तो इसका उच्चारण होता है अड़। क्या होता है? अड़। और इसका जो उच्चारण है, इसका उच्चारण आपका होता है अढ़। अब आप बोलोगे सर बताओ, हमको थोड़ा सा समझाओ कि उच्चारण कैसे कैसे है। हाँ बताएंगे बाबू, सब बताएंगे, धैर्य से सुनिए। उच्छिप्त भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं, समझो,
पूरा अच्छे से। देखो आप बोलोगे सर अड कैसे कहते हैं, तो मैं ना इससे रिलेटेड एक शब्द लिखता हूं। मैंने यहां पर लिखा है एक शब्द ये, और एक शब्द मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो आप मुझे बताना कि इनका उच्चारण कौन सा सही है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है ये पहाड़ है, ये ड है या अड है? ये पहाड़। हम कहां जा रहे हैं? हम पहाड़ देखने जा रहे हैं। पहाड़ देखने थोड़ी जाते हैं, हम पहाड़ देखने जा रहे हैं। अड, पहाड़, अड़, अड़, अड़ की इसमें ध्वनि आ रही है, पहाड़, तो इसका इस्तेमाल यहां पर है। और हम कढ़ाई में हलवा बना रहे हैं, कढ़ाई में, तो कढ़ाई में थोड़ी बना, कढ़ाई में, अढ़। तो आप देखो इनका उपयोग कहां है और किस तरह से। तो पहाड़ और कढ़ाई, तो अड़ और अढ़ की तरह से इनका उच्चारण होता है। बोलो बात समझ में आई? हाँ, इंग्लिश में भी पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाएं। हाँ, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ये द्विगुण व्यंजन है, वे व्यंजन जिनके दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, जिसमें हिंदी और फारसी है। इसको अड्डा कहा जाएगा, इसको अड्डा कहा जाएगा। देखो बात कुछ ऐसी है गाइस, कि ये पहाड़ है, ठीक है, और ये कढ़ाई है। ये इंग्लिश में मैं ऐसे पढ़ा सकता हूं, आप बताओ आपको ऐसे पढ़ना है? भाई साहब मेरे को छेड़ा मत करो आप, ठीक है ना? ऐसी इंग्लिश सही रहेगी? चुपचाप पढ़ो बैठ करके, फालतू की बातें करते रहते हो। हाँ, देखो मेरे को ऐसे ही हंसते खेलते हुए पढ़ना पढ़ाना पसंद है। देखो अब यहां पर देखो इनके क्या है, इनके ये कहां से आया, इसके इनके अन्य नाम हैं। इनके क्या है? द्विगुण व्यंजन के अन्य नाम भी हैं। इसको और नामों से भी जाना जाता है, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। पहला कौन सा है? पहला इसको कहते हैं, पहला इसको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इसको। और एक इसका नाम है ताड़न जात व्यंजन। कौन सा? ताड़न जात व्यंजन। क्या कहते हैं बाबू? इनको ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा ताड़न जात व्यंजन, क्योंकि जीभ जो है, उत्क्षिप्त का मतलब समझो आप पहले थोड़ा सा, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। उत मतलब ऊपर, क्षिप्त मतलब गिरती है, ठीक है। जीभ जब इनका उच्चारण हम करते हैं, जीभ ऊपर उठती है, मूर्धा को टच करती है और तुरंत नीचे झटके के साथ नीचे आती है। तो उत मतलब ऊपर जाना, क्षिप्त मतलब नीचे गिरना। तो इसका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर नीचे गिरती है ना? इसका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है, इसलिए उत्क्षिप्त है। झटके से नीचे आती है, झटके से नीचे आती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। और चोट लगती है नीचे आके, झटके से चोट लगती है। ताड़न मतलब चोट लगना, ताड़न से पैदा होते हैं, इसलिए ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, इनके अन्य नाम है, ठीक है। एक बार थम्स अप करो, फिर इसके बाद संयुक्त व्यंजन हमारे रह जाएंगे, उसको देखना है। आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। कोई टीचर कितना बढ़िया पढ़ाए, कितना बेकार पढ़ाए, कैसा भी पढ़ाए, है ना, पर अगर बच्चों को समझ में आ रहा है और बेकार पढ़ाता है तो बढ़िया पढ़ाता है। कोई कितना बढ़िया पढ़ाता है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। चलो अब मैं इसमें एक बात आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें जो ये अड है, ये तो है अल्प प्राण, यहां पर अघोष सघोष की बात नहीं होती। यहां से आगे अघोष सघोष अल्प प्राण वगैरह की बात नहीं होती। और जो ये अढ़ है, ये महाप्राण है। ये क्या है? ये महाप्राण है। इसको आप ध्यान में रखें, ये पॉइंट आपको काम में आएगा। अड़ जो है वो अल्प प्राण है और अढ़ जो है वो आपका महाप्राण है। ये चीज आपको समझ लेनी है और जान लेनी है। तो द्विगुण व्यंजन के बारे में जो भी कोई चीज पेपर में पूछी जा सकती है वो आपके सामने लिखी हुई है, इससे बाहर आपकी चीजें जाने वाली नहीं है।
ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया है। अब हम देखते हैं कि यहां पर फाइनली अंतिम चीज हम यहां पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको अच्छे से आप समझना। यहां पर क्या है, यहां पर है संयुक्त व्यंजन। कौन से हैं? यहां पर हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अगर आपको यह समझ में आया तो आपको छंदों की मात्रा लगाने में भी बहुत आसानी रहेगी, याद रखना। हाँ बच्चे, अंजलि यादव, लो नाम ले लिया। नाम लेने से क्या होता है, ऐसे तो बहुत बच्चे कहने लगेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, सब समझ में आएगा। देखो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 108 है ना, आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट मीटिंग, संयुक्त अधिवेशन कब होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में कुछ डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो इकट्ठे बिठाते हैं। संयुक्त का मतलब इकट्ठा करना, मिलाना, मिलना, योग होना, मिलकर बने होना। ठीक है, तो संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है मिलना। मिलना, संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिलना। और अगर हम यहां पर कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन, तो यहां पर लिखा जाएगा ऐसे व्यंजन जो मिलकर बने हैं। ऐसे व्यंजन जो 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 दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ऐसे लिख लो सीधे, दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, उनको क्या कह देंगे? उनको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इसके बारे में मुझे दो तीन बातें आपको बतानी है जो पेपर में डायरेक्ट आती हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपको बता देनी पड़ेगी कि भाई साहब 4 है। क्वेश्चन देखते रहना कैसे कैसे आएगा। कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले क्ष आ जाता है, फिर इसमें त्र आ जाता है, फिर इसमें आपका ज्य आ जाता है, और इसमें आपका ये श्र आ जाता है। ये 4 आपके मूल हैं। ठीक है, ये 4 आपके मूल हैं, ये 4 आपके मूल हैं। तो इनका निर्माण, क्ष का निर्माण, पेपर में ये पूछता है कि इनका निर्माण कहां से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो फायदा होगा। तो क्ष का निर्माण किससे होता है? क और श से मिलकर के निर्माण होता है। किससे? क और श मिलते हैं तो आपका निर्माण होता है। त्र का निर्माण त और र के मिलने से होता है। ज्य का निर्माण ज और इ के मिलने से होता है प्यारे। और श्र का निर्माण श और र के मिलने से होता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, डायरेक्ट आते हैं पेपर में। ठीक है, ये डायरेक्ट पेपर में आते हैं, आपको इस चीज को बताना है, इस चीज को आपको समझाना है। और आप एक चीज अगर नोटिस करोगे संयुक्त व्यंजन के बारे में, एक पॉइंट अगर मैं आपको लिखवा दूं, इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखवा दूं मैं आपको, तो क्या है? आप नोटिस कर रहे हो पहले वाले जितने भी हैं, जैसे बन रहे हैं, जो पहले वाले हैं, इनके सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने का मतलब है ये आधे हैं। कैसे हैं? आधे हैं। बात सही है कि नहीं है? मैंने बताया था ना, जब मैंने समझाया था व्यंजनों को, हलंत हल रूप होता है, शुद्ध रूप होता है। शुद्ध रूप का मतलब स्वर नहीं मिला हुआ है, स्वर नहीं मिला है तो स्वर के बिना तो आधा है। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर में यह परिभाषा पूछी गई है एक परीक्षा में कि भाई इनकी परिभाषा क्या है संयुक्त व्यंजन की, कि ऐसे व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये तो आम परिभाषा है, परंतु अगर मैं लिख दूं इसमें कि भाई पहला तो होता है आधा, पहला आधा, और दूसरा कैसा है? पूरा है, क्योंकि उसके पास एक स्वर विद्यमान है। तो पहला आधा और दूसरा पूरा, अगर इतना भी हमने लिख दिया तो बात हमारी सीधी सच्ची हो जाएगी। पहला आधा है और दूसरा पूरा। ऑलवेज आपको याद रखना है कि पहले वाला हमेशा आधा होता है। अगर ये आपका ऑप्शन दिया हो सकता है क्ष किससे मिलकर बनता है, तो उसमें 2 ऑप्शन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें क और श दोनों में रहेंगे। एक में हलंत रहेगा क के साथ, एक में नहीं रहेगा। तो जिसमें हलंत है वही आपको पकड़ना है, वही आपको देखना है। तो पहला आधा दूसरा पूरा। अब यहां पर पहले आधे का क्या मतलब है? पहले आधे का मतलब है पहला स्वर रहित है, यानी कि उसके पास स्वर नहीं है। आधे का मतलब यही तो होगा। और दूसरा पूरा, इसका मतलब क्या है? दूसरा स्वर सहित है, उसके पास अपना स्वर है। देखो जैसे हम यहां पर समझें, ये जो श है, इसको ऐसे तो लिखेंगे तोड़ करके हम,
इसको ऐसे तो लिखेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे ये र है तो र के साथ में अ है, तभी तो ये पूरा हुआ। जैसे यहां पर ये ईय है तो ये ईय के साथ में आपका अ लगा हुआ है, और जैसे अगेन आपका ये र है तो इसके साथ में अ लगा हुआ है, तभी तो ये पूरा कहलाएगा, तभी तो यहां पर र पूरा होगा, ईय पूरा होगा, और अगेन यहां पर र पूरा होगा। तो पहला आधा दूसरा पूरा, ये भी एक परिभाषा है। उसके बाद आधे का मतलब है स्वर रहित, उसके पास स्वर नहीं है, तो पहला स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। बोलो बात समझ में आई, बात पकड़ में आ गई दोस्तों? बात पकड़ में आ गई दोस्तों? हाँ, कल सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी, आप 2 दिन बढ़िया से रिवीजन करो। मैं उल्टे हाथ से लिखता हूं, मुझे नौक, अरे भाई यार ये तो नशे वाली बातें हो गई। बहुत बढ़िया आदिति, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है, ये ध्यान से देखो। तो पहला स्वर रहित। अच्छा, एक परिभाषा इसमें और बड़ी प्यारी है, पेपर में आती है, मुझे यस और नो बताना, थम्स अप करना अगर वो मेरी बात सही है। अगर मैं संयुक्त व्यंजन की एक परिभाषा ये बताऊं कि जहां पर 2 वर्ण, एक तो ये क, ठीक है, एक तो ये क और एक ये श, ठीक है, इसी का निकला, जहां पर 2 वर्ण एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, ये भी एक परिभाषा है, ठीक है, ये भी एक परिभाषा है, आई हुई पेपर में है। संयुक्त व्यंजन वो जहां जहां दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं। किसके? एक स्वर के सहारे। जहां 2 व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, जहां 2 व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, वो भी संयुक्त व्यंजन। देखो, श में क और श है, अ के सहारे जा रहे हैं। त्र में त और र है, अ के सहारे, 2 व्यंजन है, एक के सहारे जा रहे हैं, ठीक है। ज्ञ है, ज और इ एक स्वर के सहारे, और श्र में श और र अ के सहारे। तो 2 व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं, ये भी आपको बात समझनी चाहिए। अब आपको एग्जामिनर हाथ लगा दे संयुक्त व्यंजन में, तो मेरा नाम आप बदल देना, ठीक है। हाथ नहीं लगा सकता आपको एग्जामिनर, जो भी कुछ पूछेगा आप तुरंत एकदम आंसर उसको दे मारोगे। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में इतनी बात है, इसके बारे में सघोष अघोष वगैरह की बातें नहीं होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं, वो है वर्ण विच्छेद। वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। एक टॉपिक मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, एक टॉपिक मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब है तोड़ना। विच्छेद का मतलब क्या होता है? तोड़ना, वर्णों को तोड़ करके खोल देना, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किस किस को वर्ण विच्छेद आता है? हाथ उठाना एक बार, किस किस को? जैसे मैं यहां पर लिखूं दक्ष, जैसे मैंने यहां पर शब्द लिखा दक्ष, जैसे मैं यहां पर शब्द लिखूं हिमालय, जैसे मैंने यहां पर शब्द लिखा हिमालय, जैसे मैं यहां पर शब्द लिखूं कृपण, जैसे मैं यहां पर शब्द लिखूं दृग, क्या लिखा मैंने? दृग, दृग। इनका वर्ण विच्छेद आप कर देखो। एक का मैं बता, दो का मैं बताता हूं, दो का आप बताओ। वर्ण विच्छेद का मतलब है स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग कर देना, स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग कर देना। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक आध क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, हो सकता है ऐसा ही में ना मिलता हो। देखो, दक्ष को अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है? द है आपका, द का शुद्ध रूप है, ये पूरा है, स्वर सहित है, यानी कि इसके साथ में अ लगा हुआ है, कोई और मात्रा तो नहीं है। उसके बाद अगर आप क्ष को देखोगे, बहुत ध्यान से देखना, तो क्ष में आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई आपने क्ष लिख दिया और फिर अ लगा दिया, यह आपका प्रयोग गलत है। इस तरह से नहीं किया जाएगा, इसको आपको सारे वर्णों को अलग करके दिखाना पड़ेगा। तो क्ष में पहले क आधा है, यह आपको पता है, और क के साथ में श लगा होता है, यह है। तो अगर मैं इसका भी स्वर अलग कर दूंगा तो यह हमारा बन जाएगा। तो दक्ष का वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा, ठीक है, दक्ष का वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा। हिमालय का आप बनाओ, बनाओ, लिखो, या यस नो करना, ठीक है, ये वाला श नहीं आएगा। देखो हिमालय में ही है, तो ये ह है, और ह के साथ में कौन सी मात्रा है? ई की, छोटे ई की मात्रा है, लग गई। उसके बाद मां है, तो मां में क्या है? देखो, म का शुद्ध रूप आ जाएगा
और उसके साथ में आ लगा हुआ है। उसके बाद यहां पर ल है तो ल का शुद्ध रूप आ जाएगा, उसके साथ में अ छुपा हुआ है। जो मात्रा उसके साथ हो, जिसके साथ मात्रा नहीं दिखाई देती, क्यों? जिसके साथ मात्रा नहीं दिखाई देती उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वहां पर अ है, क्योंकि अ की कोई मात्रा रहती नहीं है। तो ल के साथ में यह आया, और य के साथ में भी क्या आ जाएगा? य का शुद्ध रूप आ जाएगा और अ आ जाएगा। तो ये हिमालय का वर्ण विच्छेद है। ये आपको बहुत अच्छे समझना चाहिए और बहुत अच्छे जानना चाहिए, किसी भी एग्जाम में बैठो आप। जैसे यहां पर कृपण लिखा है, तो यहां पर क का शुद्ध रूप है और उसके साथ में री की मात्रा लगी हुई है, तो ये री आ जाएगा। उसके बाद देखो प है, तो प का शुद्ध रूप आपका आ जाएगा और उसके साथ में आपका अ आ जाएगा। उसके बाद अण आपका आ रहा है, क्या आ रहा है? अण। तो अण का शुद्ध रूप आ जाएगा और हमारा यहां पर अ आ जाएगा। यह कृपण का शुद्ध रूप है। किसका? यह कृपण का शुद्ध रूप है। और अगर मैं दृघ का बताऊं तो द का शुद्ध रूप आ जाएगा, री की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद ग का शुद्ध रूप आ जाएगा और अ आ जाएगा। यह होता है वर्ण विच्छेद, यानी स्वरों को और व्यंजनों को सबको अलग अलग कर देना और उनको लिख करके दिखाना। बोलो, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर देखो छोटी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है। क्लियर? पॉइंट क्लियर? एनी प्रॉब्लम बताओ? हाँ, नोट्स कैसे बनाएं? मेरे साथ लिखते रहें, मेरे साथ लिखते रहें, उससे बन जाएगा। हाँ देखो संदीप सर, देखो जो मैथ्स होते हैं, जो रीजनिंग होते हैं, उसमें पीडीएफ दी जाती है, क्योंकि वहां पर आपको कोई किताब तो कहेंगे नहीं भाई ये तुम किताब लाओ, पहले तो ऐसा होता था। पर हिंदी में आपका काम क्या है? आपके पास कोई ना कोई हिंदी की किताब जरूर होगी। आप इन चीजों को पढ़ते जाओ और उसके क्वेश्चन लगाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। आप इतना काम करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। हम्म, बहुत बढ़िया दोस्तों, थैंक यू। आपकी तारीफ भरे शब्द भी आ रहे हैं, पर ये तारीफ भरे शब्द उस दिन बहुत बढ़िया लगेंगे जिस दिन पेपर में से आके कहोगे कि मास्टर जी 37 में 37 पूरे, या एक आध भी गलती हो जाएगी तो चल जाएगी, पर टाइम उसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका उत्तर सबको देना है। ठीक है, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। 4 क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे जाएंगे, फिर मैं वर्णमाला को पूरी कर दूंगा। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या बताओ, काउंटिंग करो। कुल अल्प प्राण, हिंदी वर्णमाला में कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या, वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों, कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल अल्प प्राण वर्ण कितने हैं बताओ। देखो कौन आंसर देता है। अब तो मैं पानी पीऊंगा, अब तो मैंने ये चैप्टर पूरा करा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या। तो यहां से देखना शुरू करो। कहां से देखोगे? सबसे पहले देखो स्वर जितने भी हैं सारे के सारे अल्प प्राण हैं, तो 11 हमारे स्वर आ गए। ठीक है, 11 स्वर हमारे अल्प प्राण हो गए, बहुत बढ़िया। गिनो, देखो जैसे 31 संख्या बता रहे हो तो पता भी होना चाहिए कैसे हैं। ठीक है, स्वर। उसके बाद आप देखो स्पर्श व्यंजन, मैं वो बस स्पर्श व्यंजन लिखूंगा छोटा। अब आपको पता होना चाहिए हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है। तो एक वर्ग में 3 हुए और वर्ग कितने हैं? 5, तो 5 दिए कितने हो जाएंगे बाबू? 15 हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। उसके बाद अभी अभी हमने देखा कि जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, य र ल व, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या है? अल्प प्राण है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अल्प प्राण है। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है आपके। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण है। उसके बाद ऊष्म आते हैं, सारे के सारे महाप्राण हैं। अंतिम में हमारा बच जाता है द्विगुण व्यंजन। कौन सा? अंतिम में हमारा बच जाता है द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन में भी कौन सा? जो हमारा अड़ है, अड़, मैंने अभी बताया आपको, अभी देखा होगा आपने। अड़ जो है, ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, दिखाता हूं मैं आपको। देखो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया? अड़ कैसा है? अल्प प्राण है। अड़ कैसा है? अल्प प्राण है। तो अड़ हमारा ये हो गया। अब एक काम करते हैं भाई, मेरे पे तो गिनती आती नहीं, भाई आप गिनती करो इनकी। 11 और 15 कितने हो जाते हैं? मेरे हिसाब से 26 हो जाते हैं। 26 और 4 कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। 30 और 1 कितने हो जाते हैं? 31 हो जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है बाबूजी? 31 है। कितने हैं? 31 है। भूलोगे तो नहीं?
भूलोगे तो नहीं बिल्कुल भी। बहुत शानदार। चलो एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल महाप्राण वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल महाप्राण वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है बताएं। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण कितने हैं? हाँ, महाप्राण वर्णों की संख्या। तो महाप्राण में देखो, अब स्वर तो सारे अल्प प्राण हो गए, तो सीधे शुरुआती कहां से होगी? सीधे शुरुआती होगी स्पर्श व्यंजनों से। और आपको पता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है ना, महाप्राण है। तो इनको गिनते हैं हम कैसे? तो हर एक वर्ग में 2 हो गए, 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10, 10 ये हो गए। उसके बाद अंतस्थ सारे अल्प प्राण हैं, जबकि जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन हैं, कितने? जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन हैं, कौन कौन से? श, श, स, ह, ये 4 आपके ये महाप्राण हो गए। और भाई साहब एक द्विगुण व्यंजन, कौन सा? एक आपका द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन सा? अढ़, जो आपका अढ़ है, अढ़, ये आपका महाप्राण हो गया। तो अगर मेरी गिनती ठीक ठाक है तो 10 और 4 होते हैं 14 और 1 हो जाता है बाबूजी 15। तो हिंदी वर्णमाला में कुल महाप्राण वर्णों की संख्या है 15। ठीक है, कितनी है? 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बाबू? 15 आपकी हो जाएगी। क्लियर? चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, इसका भी उत्तर आपको देना है। क्या? कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में है ना, हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्णों की कुल संख्या, अघोष वर्ण है ना, अघोष वर्ण कितने हैं? अघोष वर्णों की कुल संख्या, अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है बताना एक बार। हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? टोटल अघोष कितने हैं? तो आपको यहां पर तुरंत बात पकड़नी पड़ेगी। देखो स्वर तो सारे सघोष हैं, क्लियर? स्वर तो सारे सघोष हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों से ही बात को पकड़ना पड़ेगा। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है। तो हर वर्ग में 2 हो गए, 5 वर्ग हैं तो 10 तो ये हो गए। उसके बाद आप देखो जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं वो सारे के सारे सघोष हैं, तो उनकी बात खत्म हो गई। परंतु जो आपके ऊष्म व्यंजन हैं, कौन से? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन में हमने देखा था कि श, श और स ये तीनों आपके अघोष हैं, ये तीनों आपके अघोष हैं। उसके आगे आप देखोगे तो अघोष अघोष की बात ही नहीं हो रही है द्विगुण व्यंजन में। तो 10 और 3 कितने हो जाते हैं बाबूजी? अगर आप इनको गिनोगे तो 10 और 3 हो जाते हैं 13। तो अघोष वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी है? 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कितने? 13। बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछने वाला हूं वो ये बता दो कि हिंदी वर्णमाला में सघोष वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में सघोष वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में सघोष वर्णों की कुल संख्या, सघोष वर्णों की कुल संख्या, सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? बता दो, आंसर कर दो फटाफट। सघोष वर्ण कितने हैं? प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में? क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे? बहुत शानदार दोस्तों। बहुत बढ़िया, समझ के चलो। देखो ध्यान से, अब देखो इसने पूछा है सघोष, तो जितने भी हमारे स्वर हैं, जितने भी हमारे स्वर हैं सारे सघोष हैं, तो 11 तो ये हो जाएंगे हमारे। उसके बाद जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, कौन से? जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? हमारा सघोष है। तो हर एक वर्ग में 3 हो गए, एक वर्ग में कितने हो गए? 3 हो गए। और वर्ग कितने हैं? 5, तो 5 दिए कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, वो सारे सघोष हैं। और आप देखो ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में जो ह है, ऊष्म व्यंजन में जो ये ह है ये आपका सघोष है। बाकी आगे हमने द्विगुण में बात ही नहीं करी अघोष सघोष की। तो आपको अगर यहां पर गिनती गिननी है तो 11 और 15 हो जाते हैं 26, 26 और 4 हो जाते हैं 30,
30 और 1 हो जाते हैं 31। तो बस ये संख्या आपको याद रख लेनी है 31। ठीक है, 31 ये याद रख लेना है। अगर आपने मेरे साथ यहां तक चीजों को पढ़ लिया है तो अब वर्णमाला में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। आप वर्णमाला के एक क्वेश्चन आए या 2 आए, या आप आज जाकर के प्रैक्टिस करें, आपके पूरे 29 नहीं है। 29 कैसे हो जाएंगे भाई? मैंने सिद्ध करके दिखाया है आपको, आप देखो सब चीजों। हाँ, सघोष 30 कैसे, सघोष 30 कैसे हो जाएंगे? ह भी तो है भाई, अंतस्थ व्यंजन सारे हैं, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और 11 स्वर हैं आपके, इनको कैसे भूल जाओगे आप? ठीक है, और ये बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये हमने यहां पर पूरी पूरी वर्णमाला देखी, कैसी लगी आपको पूरी क्लास? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे संज्ञा, फिर पढ़ेंगे लिंग वचन कारक, फिर पढ़ेंगे सर्वनाम। हाँ, नहीं, द्विगुण, द्विगुण के जो द्विगुण व्यंजन होते हैं उनके बारे में अघोष अघोष की बात नहीं होती है, अघोष अघोष की चर्चा नहीं होती। कैसी लगी क्लास, एक बार बताइए। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाने वाला है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक तो 4 बजे, सोमवार से 4 बजे आप तैयार रहिएगा, और एक कोई भी आपके पास किताब होगी, उस किताब को आप क्या काम कर लीजिए, उस किताब से आप क्वेश्चन लगाना वर्णमाला के। 2 दिन है आपके पास, क्वेश्चन लगाना। कुछ दिक्कत आएगी अगर आपको, तो डाउट ग्रुप आपका बन गया है, उस डाउट ग्रुप में मुझे टैग कर देना, मुझे जैसे ही टाइम लगेगा मैं आपको उत्तर दूंगा। ठीक है, चलिए, अपना ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए। मिलते हैं अब सोमवार को शाम 4 बजे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।